स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी में। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार बलबीर तोमर जी, वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलालपुरी जी और मास्टर जी मुस्तकीम चौधरी जी। हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कल से तमाम मीडिया चैनलों की सुर्खी बना हुआ है। दानिश अली, कुंवर दानिश अली बीएसपी के सांसद हैं और दूसरे सांसद हैं रमेश विधुरी। संसद में बहस चल रही थी और बहस के दौरान कुछ टोका टाकी के कारण जैसे ही दानिश अली ने कुछ रमेश विधुरी को बोलते हुए कुछ टोका किसी टॉपिक को लेकर, तो रमेश विधुरी आक्रामक हो गए और अपनी भाषा से जो है संयम खो बैठे। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल रमेश विधुरी जी ने किया जो एक आम जन भी नहीं कर सकता, गली का गुंडा भी नहीं कर सकता। तमाम तरह के क्योंकि रिपीट करने की मैं भी नहीं समझता कि उन शब्दों को रिपीट किया जाए, और बहुत ही भद्दी और एक किस्म से पूरे संप्रदाय विशेष को टारगेट करके विधुरी जी ने दानिश अली को टारगेट किया है। दानिश अली बहुत ही आहत हैं इससे और मीडिया चैनलों को अपने इंटरव्यू के दौरान इतने भावुक हुए कि एक मीडिया चैनल वाले को इंटरव्यू देते हुए वक्त वो बीच में ही क्वेश्चन का जवाब छोड़कर अपने कमरे में बंद हो गए थे। ये बात सब जानेंगे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इतनी अमर्यादित भाषा होनी चाहिए, ये सब जानने के लिए हम चर्चा करेंगे। बलबीर तोमर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। संसद की ऐसी भाषा हो सकती है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? एक गुंडे गली छाप जो गुंडा होता है, ये तो उनसे भी इतनी तवक्को नहीं की जा सकती, और एक संसद की ऐसी भाषा, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था? नहीं, मैं तो अपने 45 साल के सामाजिक जीवन में पहली बार किसी सांसद को इतना अमर्यादित व्यवहार करते हुए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये पहली बार देखा, जो बहुत दुखद है। अमर्यादित व्यवहार तो बहुत बार हुआ, ये कह सकते हैं कि आपने कहा कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन पहले बहुत बार सांसदों को निलंबित किया गया है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं की पार्टी की तरफ से या जो लोकसभा स्पीकर हैं उसकी तरफ से। इसके बारे में क्या कहना है? हाँ, ये बहुत ही दुखद है कि ऐसी एक सड़क छाप मतलब व्यवहार को लेकर के भी कोई कठोर कार्यवाही मतलब अमल में नहीं लाई गई है। ये खाली क्षमा मांगने का प्रश्न नहीं था कि सत्ताधारी पार्टी के कुछ बड़े नेता खाली क्षमा मांग लें, तो ये इतना ही काफ़ी नहीं था। वो उनके खिलाफ, क्योंकि पहले भी इससे भी बहुत छोटी बातों पर, क्योंकि पहले भी सांसदों के खिलाफ जो है कार्रवाई होती रही है, तो ऐसे में ये बड़ा अफसोसजनक है कि एक मतलब इस तरह की उसको लेकर घटना को वो बहुत ही सहज मतलब रवैया सत्ताधारी दल का रहा है। मुस्तकीम भाई, अगला सवाल आपसे है। संसद में जो कुछ हुआ सबने देखा। ये अलग बात है कि अब वो स्पीच जो है संसद की उससे हटा दी गई है, एक्सपंज कर दी गई है, लेकिन पूरी देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और कोई भी सभ्य समाज, कोई भी सभ्य व्यक्ति, वो किसी भी पंथ मजहब को मानता हो, कोई भी इसको जो है इससे सहमति नहीं जताता। आपने ये बयान सुना, आपकी प्रतिक्रिया पहले क्या रहेगी? सबसे पहले तो एक सांसद की ऐसी भाषा होना ये खेदजनक है, दुखद है। एक सांसद की जो इस मुल्क को चलाने का काम करती है, नियम बनाती है, कानून बनाती है, वहाँ पे इस तरह के लोग चुन के जाएंगे जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे, वो किसी भी तरह सही नहीं हो सकती। दूसरे, आपने कहा कि उसे जो है स्पंज कर दिया गया और संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। मैं समझता हूँ आधुनिक युग में जब जो है सोशल मीडिया और इस तरह के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, वहाँ जो है आप हटाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। जो चीज़ वायरल होगी तो उसे आप कैसे हटा देंगे? ठीक है, ये जो है पूरी दुनिया में जो है आपकी भारत की, मैं तो कहूँगा पूरे मुल्क की जो है छवि धूमिल हुई है इस प्रकरण से। एक सांसद जो है संसद सत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो एक तो ये कि हमें इसके लिए ना कोई कठोर व्यवस्था दी जानी चाहिए। जैसे हेट स्पीचेस के मामले में है, लगातार बहुत सारे लोगों ने हेट स्पीच दी है और इसका पुराना इतिहास है। यदि इस तरह की व्यवस्था की जाए कि जो राजनीतिक लोग, जो उच्च पद पे बैठे हुए लोग,
इस तरह के कार्य करें और उनके आगे चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न घट सके। तो आप बात कर रहे हैं चुनाव न लड़ाने तक की, लेकिन हम देखते हैं पिछली बार थोड़ी थोड़ी बहसों पर टोका टाकी पे संजय सिंह को निष्कासित कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है पूरे सत्र से, राघव चड्ढा को और अन्य विपक्षी नेताओं को, लेकिन इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी स्पीकर का क्या रिएक्शन आया? 15 दिन के लिए उसे नोटिस दिया कि 15 दिन में जवाब दे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये जो है ना तानाशाही पूर्ण रवैया है। आप एक पक्ष को छोटी बात के लेकर निलंबित कर देंगे, सत्ताधारी दल के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये तो शर्मनाक है। इसके लिए तो मैं कहता हूं कि कार्रवाई तभी की जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब लगातार, उससे पहले दिल्ली में जो दंगे भड़के थे, एक सांसद हैं, उनका आपने नारा भी सुना होगा, वो है मर्यादित नारा है, मैं बोल भी नहीं सकता उसे, इस तरह की भाषा अनुराग ठाकुर ने जो बयान दिया था उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इस तरह से हौसला अफजाई होती है, इस तरह से बढ़ता चला जाता है। फिर जो इनकी परवरिश का मामला, एक शेर है कि वो ये तू नहीं जो बस जुबान बोलता है, तेरी जुबान से तेरा खानदान बोलता है। तो ये देखने की जरूरत है कि परवरिश किस माहौल में हुई है। संघ से निकले लोग इस तरह की अमर्यादित भाषा का लगातार इस्तेमाल करते रहे, इस मुल्क को बांटने का काम करते रहे। उनकी विचारधारा ये है कि एक पंथ विशेष के खिलाफ, एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरतों का इस्तेमाल करके एक बड़े वर्ग को मूर्ख बनाया जाए। लेकिन अब जो है मुल्क बदल चुका है, इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, मैं समझता हूं। और इस पे उम्मीद है कि अब जो है संसद भी कोई कार्रवाई करेगी। यही है कि ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना बड़ा बयान और कार्रवाई ना होना, इसे कैसे देखते हैं? शर्मनाक है, कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी खतरनाक बात संसद के अंदर कही गई। और संसद हमारे 140 करोड़ जनता के 545 प्रतिनिधियों का एक सर्वोच्च हाउस है, और वहाँ एक सांसद इस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है। और इससे भी शर्मनाक ये था कि उसके पीछे 2 सांसद बैठे थे, जिनमें एक कानून मंत्री भी रहे हैं हमारे श्री रविशंकर जी। वो कभी हमने हंसते नहीं देखे, लेकिन कल वो हंस रहे थे। एक हर्षवर्धन जी हैं, जिनके ऊपर एक बार एक संवासिनी को गर्भवती करने का आरोप भी लगाया गया था, तब ये विधानसभा में रोए भी थे। ये सीन भी देखे तो कल वो हंस रहे थे। ये बेशर्मी चुभी, ठीक है। अपने रमेश विधूड़ी का पुराना इतिहास है, इस तरह की भाषा हमेशा इस्तेमाल करते हैं। वो सार्वजनिक मंचों पर करते हैं, संसद के बाहर भी यही भाषा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनकी परवरिश, जैसा भी मुफ्ती माई ने बताया, परवरिश का सिस्टम रहा होगा। लेकिन जो उसके पीछे 2 लोग बैठे थे वो बड़े सभ्य माने जाते हैं ना, वो क्यों हंस रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि उनकी सबकी एक विचारधारा बहुत कलुषित और बहुत गंदी है। तो इस पे कार्रवाई तो बहुत जबरदस्त बनती है। अब कार्रवाई होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कार्रवाई होनी बहुत आवश्यक है। इसके अलावा एक चीज और भी है। अब मैं एक बात और सोच रहा हूं, ये जहां से सांसद है वो दक्षिण दिल्ली है, और वो दिल्ली के सबसे अमीरों का इलाका है दक्षिण दिल्ली। अब तो मुझे उन मतदाताओं की सोच समझ पे भी संदेह होने लगा कि उन्हें अच्छी तरह पता है कि ये आदमी कैसी भाषा बोलता है, मर्यादित भाषा लगातार यूज करता है, निजी बातचीत में भी करता है, सार्वजनिक मंचों में भी करता है, सदन में आप सबने देख लिया क्या भाषा ये यूज करते हैं। तो मैं उन मतदाताओं के बारे में सोच रहा हूं, यार एक लगातार इतनी रिच जो लोग हैं, जो मतदाता है, दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, सफल बिजनेसमैन लोग हैं, बहुत बड़े नौकरशाह लोग वहां रहते हैं, वो लोग ऐसा सांसद चुनते हैं। अगर वो लोग ऐसा सांसद चुनते हैं तो फिर बाकी भाई जहां जो लिटेट दूर दराज के आदिवासी लोग हैं, तो फिर वहां से तो आपको उम्मीद ही नहीं रखेंगे। जबकि बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि उन जगहों से बहुत अच्छे किस्म के सांसद चुन के आते हैं। ये सांसद दक्षिण दिल्ली से है, ये इनका अपराध और ज्यादा बढ़ जाता है। आप दक्षिण दिल्ली की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा, हमने भी देखा, पूरा देश और पूरी दुनिया देखती है, साध्वी प्रज्ञा से लेकर, अनुराग ठाकुर से लेकर, कपिल मिश्रा से लेकर, बीजेपी के तमाम नेता बार बार हेट स्पीच देते हैं और एक धर्म विशेष को टारगेट करके स्पीच देते हैं। लेकिन बार बार बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए एक चेतावनी देती है, केवल कार्रवाई नहीं करती। तो इसका मतलब तो ये पूर्ण नियोजित नहीं लगता आपको? ऐसा ये नियोजित लगता है। लेकिन एक साथ मैं आपको एक बात बताऊं, तो अमर तोमर साहब बैठे बराबर में, इन्हें बहुत बेहतर जानकारी पुराने दौर की। ये जो भाजपा है ना, इनकी आइडियोलॉजी कहां से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी थे, आप उन्हें बहुत भद्र पुरुष समझते हैं, वो भद्र पुरुष भी थे। उनके भी ऐसे इतिहास, चुनाव लड़ते हुए विपक्षी प्रतिद्वंदी महिला के लेकर ऐसे बयान उनके हैं, रिकॉर्डेड है, पब्लिक डोमेन में है।
कहीं वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां कोई महिला थी, उन्होंने कहा मैं आपकी महीनों हर 30 दिन सेवाएं करूंगी, तो अटल जी ने ये भी कह दिया था, जैसे चर्चाएं जैसे पढ़ा जाता है कि कैसे कर सकती हैं, उन्होंने सवाल उठाया था, हालांकि चुनाव हार गए थे। तो ये तो इन लोगों की आइडियोलॉजी में शुमार है, ये हमेशा बिलो द बेल्ट हमले भी करते हैं, बिलो द बेल्ट बात भी करते हैं। इस मामले में तो मैं कम से कम कांग्रेस की तारीफ मुझे करनी पड़ेगी। कांग्रेस को हमेशा पता होता था, जो सत्ता में रहे लंबे टाइम, किस सांसद का, किस मुख्यमंत्री का, किस विधायक का क्या मामला चल रहा है, उसकी किसके साथ संबंध है, किसके साथ नहीं है, उन्होंने कभी इसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। ये लोग ना होते हुए फर्जी कहानियां करते हैं, फिर बदनाम करते हैं। तो इनकी पूरी आइडियोलॉजी, पूरी विचारधारा इस किस्म की गंदगी भरी बातों से दिमाग में भरी रहती है, और वो आगे बार बार परिलक्षित होती है। ये आपने कल संसद में भी देखा होगा। ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल संसद में हुआ परसों, ये इस तरह की भाषा का तो इस्तेमाल वैसे अगर कहा जाए, ये आम जनमानस में चौक चौराहों पर, क्योंकि नफरत का माहौल है, इस तरह की भाषाएं बोलना आम बात है। लेकिन क्या एक सांसद ने संसद भवन में ये भाषा बोलकर, जो चौक चौराहे की भाषा है, उसको उच्च पटल पर ला करके अपने मतदाताओं को कहीं खुश किया है, इसीलिए बीजेपी उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या बीजेपी से मुतमईन है कि हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा, या आपको लगता है कि इसका कुछ दुष्परिणाम बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी को भुगतने पड़ेंगे? देखो, हम भाजपा का एक नारा है समरसता, समानता की बात तो कभी करती नहीं, समरसता की बात करती। तो हो सकता है इनका ये उद्देश्य रहा हो कि जो चौक चौराहे में, जो मोहल्ले में भाषा बोली जाती है, हम संसद में वही भाषा बोले, ताकि लगे कि हम बहुत जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हो सकता है ये चाहते हो, ये इनका प्रयास रहा हो, और अगर ऐसा प्रयास है तो काफी सफल है। बधाई उनको कि उन्होंने चौक चौराहे की, जमीन की, मोहल्लों की, इस तरह की बातचीत को संसद में ले आए। लगा कि हाँ, भारत देश क्या है, भारत देश में कैसी बातचीत होती है, मोहल्लों में लोग किस ढंग से रहते हैं, वो संसद में आया, वीडियो आई, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत का ये लेवल है। इसके लिए बधाई दूं, इनको क्या दूं, शब्द मेरे पास है नहीं। तोमर जी, आपसे सवाल, आप काफी पुराना आदमी हैं, पत्रकारिता में आपका एक लंबा अनुभव है। क्या शुरू से और अब तक संसद की गरिमा को कुछ नुकसान हुआ है, या पहले से ही इस तरह की भाषा बोली जाती रही है संसद में? नहीं, ऐसा ना कि लोगों की जुबान फिसलने के, बहकने के बहुत सारे घटनाएं हुई हैं, और उनके लिए उनको चेतावनी भी दी गई और कई लोगों को निलंबित भी किया गया। लेकिन ये पहली बार देख रहे हैं कि इतनी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्ति के खिलाफ सत्ताधारी दल की तरफ से कोई ऐसी पहल नहीं हुई है कि जिसका आम जनमानस स्वागत करे। मुस्तकीम भाई, दानिश अली हैं जिन पर कटाक्ष किया गया, और मैं ये कहूँगा दानिश अली पर नहीं, ये 20 करोड़ की आबादी पर, और 20 करोड़ नहीं, जो भी अपने देश को एक मानते हैं, सभ्य समाज कहलाता है, या एक तरह से अपना देश प्रेमी है, जो भी संविधान का, कानून का पालन करते हैं, उन सब पर ये एक कुठाराघात रमेश विधुरी जी ने किया है। क्या इस तरह की भावनाएं देश के अंदर एक दूसरे तबके से मुराद जो एक खास पार्टी का समर्थक है, उनकी नब्ज को टटोलकर ये जानबूझकर बयान दिलाया गया है? हो सकता है कि बयान सुनियोजित है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मानसिक रोगी है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल 20 करोड़ की बात ना करें हम, ये पूरे मुल्क की जो 1 अरब 30 करोड़ जनसंख्या है, उनकी भावनाओं को आहत करने वाला है। और ये जो है देश का सर झुकाने वाला बयान है। ऐसा नहीं है, ये वायरल हुआ है, पूरी दुनिया में हमारी छवि गई है कि कैसे सांसद चुन के हम लोग भेजते हैं जो संसद में बैठ के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिर्फ 20 करोड़ मुस्लिमों की बात नहीं है, ये इस मुल्क के जनमानस की बात है, हर आदमी की बात है। तो ऐसा तो नहीं मैं कह सकता कि जो है ये सिर्फ मुस्लिमों को लेकर ही। मेरा मानना है कि ये जो है ना मुल्क, ये गंगा जमुनी तहजीब का मुल्क है। इस तरह से हो सकता है कि कुछ समय के लिए राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन फिर जो हमारा मूल है मोहब्बत, प्यार, उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और इसका जो है ना राजनीतिक नुकसान भी इन्हें देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि अब शायद विधुड़ी की राजनीतिक मौत भी होगी इस बयान के बाद ही। लास्ट सवाल लोकेश जी आपसे है। हम नई संसद में प्रवेश कर चुके हैं, पुरानी संसद से नई संसद में प्रवेश कर चुके हैं। संसद भवन हमें नया मिल चुका है। क्या सांसद हमारे नए हुए, उनमें कुछ बदलाव आया? क्या इम्पैक्ट देखने को? सांसद तो वही 2019 के चुने हुए हैं, उनके व्यवहार विचार में क्या बदलाव आएगा? वो तो एक
पके हुए राजनीतिक हैं, लेकिन हाँ ये है कि नई संसद का उद्घाटन और जो था उसकी जो शुरुआत हुई है एक तरीके से बड़े एक नेगेटिव नकारात्मक चीज से हुई है, जो इसके इतिहास में हमेशा लिखा जाएगा। हालांकि संसदीय कार्रवाई निकालते लेकिन लोगों को तो पता ही है। पर ये बात इस पूरे इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या जाएगा। पहले तो ये समझिए कि जब गाली गलौच आदमी करता है ना तब करता है, उसके बाद तर्क नहीं बचते, शब्द नहीं बचते, वो कहीं परेशान होता है, लगता तू घिर गया, तुझे चारों तरफ घेर लिया गया, तो उस अवस्था में फिर आदमी गाली गलौच पे उतरता है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है उसे। तो स्थिति तो ये थी, क्योंकि ये जिससे पहले जो बिल आया था ना महिला वाला आरक्षण वाला बिल, अब उसमें क्या हुआ मुस्तफा भाई कि उस बिल में कांग्रेस ने और सबने जो ओबीसी का मुद्दा उठाया, वो मुद्दा कहीं ना कहीं भाजपा को पूरी तरह असहज करके चला गया, क्योंकि भाजपा के पास एक्चुअल में अपना कोर वोट बैंक शुरुआत से 17-18% ही होता था। अब ये जो 18-19% जुड़ा है, ये ओबीसी का वोट बैंक जुड़ा हुआ है इनके साथ में। अब इन्हें इस मुद्दे के आधार पे जो लेके आए थे बिल, और जो ओबीसी के बीच में खलबली है, जो जनसंख्या का आपका जनगणना का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का, उन मुद्दों को लेकर के कहीं भाजपा परेशान है, बैकफुट पे है कि ओबीसी तुम्हारे हाथ से खिसक ना जाए। अगर ओबीसी का 50% वोट बैंक भी खिसके, सरकार तो गई, ये वो भी जानते, सबको पता है इस बात का, तो कहीं वो बौखलाहट भी है। अब इसका इंपैक्ट ये है कि अब आप चुनाव जब आएंगे तो आप इससे भी गिरी हुई भाषा लगातार इनकी तरफ से देखेंगे। मैं आपको बता सकता हूं, पहले ऐसा हुआ भी है और अब इनकी भाषा और गिरती चली जाएगी, सुधरेगी नहीं। आप तैयार रहे, पूरा देश तैयार रहे भाजपा की तरफ से इस तरह की घटिया हरकतों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद लोकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्तकीम भाई, बलबीर तोमर जी, और बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।